तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कई बार मेरे पास में कई सारे ऐसे मेल और कमेंट आते हैं कि सर इतना मोटिवेट कैसे रह लेते हो, सर इतना प्रोडक्टिवली कैसे काम कर लेते हो। तो यार देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट रहता हूँ हर टाइम और हर टाइम मेरी प्रोडक्टिविटी जो है वो सातवें आसमान पर रहती है। मैं भी आप लोगों की तरह एक कॉमन इंसान हूँ यार। मैं भी थकता हूँ, मुझे भी कभी कभी मन करता है कि यार रहने देते हैं आज काम करने के लिए। सारी चीजें जो आप लोगों के साथ में होती है ना, वो मेरे साथ में होती है। पर लेकिन आप में और मुझ में एक छोटा सा डिफरेंस आप लोग देख पाएंगे। वो क्या है? वो है कि जब मैं थक जाता हूं, ठीक है, तो मैं अपने दिमाग को मना लेता हूं कि नहीं यार थोड़ा सा और काम करना है, नहीं यार थोड़ा सा और कर लेते हैं, जितना अब तक निपटा है थोड़ा सा और निपटा लेते हैं। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि लिमिट जो है आप लोगों के माइंड में जो आप लोगों ने कर रखी है कि नहीं अब थक गए हैं, अब आप लोगों को और काम नहीं करना है, उस लिमिट को मैं हमेशा पुश करता रहता हूं। मान लीजिए मैं जैसे रनिंग करने जाऊं और रनिंग करते करते अगर मैंने मान लीजिए 5 चक्कर लगा लिए, अगर मुझे लग रहा है कि अब रुक जाना चाहिए, तो फिर मैं अपने माइंड को बोलता हूँ चलो थोड़ा सा और पुश कर लेते हैं, क्या जा रहा है, थोड़ा सा और दौड़ लेना, 10 मिनट ही तो दौड़ना है। तो इस तरीके से अगर जिंदगी में आप लोग हर एक काम में ये छोटी छोटी सी पुश अगर लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग अपनी जिंदगी में इतना बड़ा पुश देखने को आप लोग को मिलेगा, इतनी बड़ी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। नहीं यकीन आ रहा है? आज ही देखिए इंप्लीमेंट करके और फिर रिजल्ट देखिएगा। बिल्कुल माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आ जाएगी कि किस शानदार तरीके से ये छोटी सी चीज आप लोगों की जिंदगी में कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आ रही है। तो यार कभी भी अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग बहुत ज्यादा थक गए, कई बार ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए सुबह से निकला हूं, बाहर गया हूं, ठीक है, कोई काम पड़ गया, पूरे दिन बाहर घूम रहा हूं, खाना भी नहीं खाया। मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूं बाहर खाना खाने के लिए, तो शाम को आकर ही जैसे घर पर खा रहा हूं, ठीक है, तो उसके चलते क्या होता है फिर देखने को मिलेगा कि हाँ अब लगता है कि थक गया हूं काफी ज्यादा। पर फिर भी उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा पानी पियो, अपने आप को मतलब थोड़ा सा गहरी गहरी सांसें लो कुछ, उसके बाद में अगर मन करे तो एक बात ले लो, यानी कि नहा लो, फिर आप लोग फ्रेश अप हो जाते हो। तो यानी कि अपने माइंड को बेवकूफ बनाना आप लोग को आना चाहिए। जैसे बोला था 3 Idiot में ऑल इज वेल, तो वो ऑल इज वेल वाला फंडा आप लोग को अपने दिमाग के साथ में लगाना पड़ेगा। जब भी आप लोग का दिमाग बोले आप लोग थक चुके हो, तो आप लोग को थोड़ा सा धक्का मारना पड़ेगा। तो धक्का मार स्ट्रेटजी जो है वो आप लोग को जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। वरना यार सब लोग थकते हैं, सब लोग इंसान हैं, बस कुछ लोग ऐसे हैं जो थकने के बाद में भी अपना आप लोगों को मना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी जो है वो जरा सा थकावट हुआ और तुरंत अपने दिमाग के नीचे दब गए बोझ के और तुरंत रजाई ओढ़कर लेट गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाएगी और आप लोग इससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी अपनी लाइफ में लेकर आओगे। आज का जो लेक्चर रहने वाला है काफी शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिक यहाँ पर ये कि जो आर्टिकल मुझे लगते हैं बहुत कई सारे आर्टिकल जो लगता है कि नहीं पढ़ा पाया हूँ वीक में, तो वो सारे आर्टिकल मैं आप लोगों के यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। यानी कि आज का नॉर्मली जो डिस्कशन होता है वो काफी प्रोडक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल जो कि यहाँ पर आप लोगों के बचे हुए थे, वो सारे आर्टिकल कवर करूंगा। बहुत कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। ये आर्टिकल सुनने के बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ लीजिएगा और उसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ से अपने पास रख लेना, या फिर अगर आप लोगों को लगता है खुद से आप लोगों को इसके नोट्स बनाने हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ये सारे के सारे आर्टिकल आप लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या फिर आप लोग नॉर्मली किसी के साथ में डिस्कशन करेंगे ना, वहां पर भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। तो इसलिए आप लोग इनका कंपाइलेशन जो है वो अपने पास में जरूर रखिएगा। आइए तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, टकटकी लगाकर वीडियो को एंड तक देखिएगा। और संडे के दिन जो हमारा डिस्कशन होता है उसमें आप लोगों को क्विज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। क्विज यहाँ पर बेसिकली कई सारे आर्टिकल एक्स्ट्रा कवर करने होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों की कवर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्विज भी नहीं डालता हूँ, वरना 6 दिन आप लोगों का क्विज आप लोगों को देखने को मिलता है। पर ऐसी बात नहीं है क्विज नहीं होगा तो आप लोग कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों से पूछता हुआ चलूंगा, तो आप लोग उसको जरूर बताएगा जो क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, पहली बात। और अपना जो भी आप लोगों का शेड्यूल है, कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का, किस तरीके से आप लोगों ने फॉलो किया, वो बिना बोले ही जरूर लिखा करो शाम को, ताकि आप लोग अपने दिन को देख पाओ कि हाँ इस तरीके से हम लोगों ने अपना दिन यूटिलाइज किया है। और मॉर्निंग की वीडियो के लिए लिखा करो कि आज क्या क्या आप लोग प्लान करने वाले हो। यकीन मानिए देखने में लग सकता है छोटी सी बात है, फालतू की बात है, पर लेकिन इंप्लीमेंट करके देखिए तो सही, आप लोगों की जिंदगी में चेंज आता हुआ नजर आएगा, गारंटी देता हूं इस बात की। ओके, जो आर्टिकल आगे आप लोगों के सामने आने वाला है, ये बात करूंगा नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट राज्य के पास में जब आप लोग जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर आसाम देखने को मिलेगा। तो आसाम के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर ये बातें करने वाला हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसी के साथ में मेघालय। और याद रखिएगा ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे कि ये वेस्ट बंगाल को भी टच करता है आसाम, ये याद रखिएगा, ठीक है।
और इंटरनेशनल बॉर्डर आसाम को कौन कौन टच करते हैं, तो एक साइड में हो गया भूटान यहाँ पर और दूसरी साइड में आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर टच करते हैं आसाम को। तो ये आसाम का मैप हो गया। अभी न्यूज में क्यों है ये समझ लेते हैं। तो जीएस पेपर 3 में जो कंजर्वेशन वाला टॉपिक है, इन्वायरमेंट वाला, उसके अंदर आप लोगों से यहाँ पर टॉपिक बन सकता है क्वेश्चन। बात की जा रही है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है। जैसे नहीं आप लोगों के एग्जाम के नोटिफिकेशन आते हैं, ऐसे ही इनका नोटिफिकेशन आया कि भाई साहब आप लोग को क्या करना है, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है ओरेंग नेशनल पार्क। ओरेंग नेशनल पार्क के अंदर में जो घड़ियाल है उनको कंजर्व आप लोगों को करना है। नॉर्मली आप लोगों ने मगरमच्छ देखे होंगे, तो मगरमच्छ का जो थूथड़ा रहता है, यानी कि जो मगरमच्छ का जो आगे का फेस रहता है, वो आप लोगों को काफी बड़ा नजर आएगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये मगरमच्छ का कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, पर लेकिन जो घड़ियाल है उसकी एक लंबी चोंच आप लोगों को नजर आएगी। ये ऐसी ऐसी चोंच आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर हिंदू के अंदर भी और कई जगह ये आर्टिकल बेसिकली कवर किया गया, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग कई बार इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे कुछ तो घड़ियाल बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ इसको यहाँ पर गबरियाल्स भी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन में भी कई बार अलग अलग हो जाता है, वो नहीं, कोई वाटर बोलता है, कोई वाटर बोलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ज्यादा इनके ऊपर ध्यान मत दिया करो, बस एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर बात करें अगर, तो एशियन जो क्रोकोडाइल है वो आप लोगों को थोड़े से डिफरेंट नजर आएंगे इनसे जब बात करेंगे। तो यहाँ पर तो क्रोकोडाइल का जो ग्रुप है नॉर्मली यहाँ पर ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोकोडाइल हो गया, या फिर इनको एक तरीके से एलिगेटर्स हो गए, या फिर यहाँ पर ये है कैमन्स, या फिर मोर। तो ये सारे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताता हूँ। और जो शब्द मैंने आप लोगों को रेप्टाइल बोला ना, यहाँ पर रेप्टाइल के बेस पर आप लोग बोल सकते हैं कि रेंगने वाले एनिमल। ठीक है, जैसे कि जो रेंग कर चलते हैं, मतलब इनके छोटे छोटे पैर होते हैं, इस तरीके से जमीन पर रेंग कर चले थोड़ा सा, जैसे कछुआ हो गया। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, मगरमच्छ हो गया। ठीक है, मेंढक हो गया, अगर बात कर ले आप लोग नॉर्मली, तो ये जैसे कि गिरगिट हो गया, तो इनको आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। मेंढक शायद इसके अंदर नहीं आएगा, मेंढक आएगा नहीं आएगा, चलिए देखिए, मतलब यही आप लोग नॉर्मली इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यही इसमें टर्टल हो गया। ठीक है, छिपकली आप लोगों को इसी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पुराने जो डायनासोर थे उनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। जैसे बात करें, यहाँ पर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया क्रोकोडाइल्स को। एक को बोलते हैं घड़ियाल, दूसरे को बोलते हैं बेसिकली मुग्र, दूसरे को बोलते हैं मुग्र। ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो इनके अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं। और IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि जो प्रकृति को ये बताती है, ये एक ऐसी लिस्ट है IUCN की कि कौन कौन सा जो जीव जंतु है, कौन कौन सा जो पेड़ पौधा है उसकी खस्ता हालत है, यानी कि बुरी कंडीशन उसकी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ही बातें बताई जाती है। तो इसमें अलग अलग नाम अलग अलग जगह पर इनको रखा गया है। जैसे बात करें घड़ियाल के बारे में, तो इनको बोलते हैं गैविलियस गैंगेटिक। तो गैविलियस जो गैंगेटिक है, इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। आप लोग बोलोगे ऐसा क्या हो गया इनके साथ में, इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रख दिया। यार ये है, ये जो इंसान है ना, मतलब ये इंसान बोलो, ये जो जानवर है ना, ये बेसिकली इंसान जैसी प्रवृत्ति है, यानी कि साफ सुथरा पानी चाहिए इनको रहने के लिए, और एक तरीके से अच्छा नहीं, जिसमें माहौल अच्छा होना चाहिए बेसिकली। अगर इनकी संख्या घटनी स्टार्ट हो जाए पानी के अंदर से, तो ये समझो वो पानी जो है वो पोल्यूटेड हो चुका है, और वहां पर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी दिक्कत आ चुकी है। और आप लोगों को पता है, कहीं पर भी पानी जाकर देख लो, चाहे गंगा में देख लो, चाहे यमुना में देख लो, आप लोगों को कंडीशन खराब नजर आएगी। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको बोला गया IUCN के द्वारा। दूसरे यहां पर जिनको बोलते हैं मुग्र क्रोकोडाइल, तो इनको मुगल क्रोकोडाइल को यहां पर बेसिकली क्रोकोडाइलस ये पैलेसिस्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं यहाँ पर, तो ये वनरेबल की कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो यहाँ पर क्रोकोडाइलस जो पहला हो गया पैरालिसिस, इसी के साथ में इसको नीचे वाले को बोलेंगे यहाँ पर पोरसस। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा नाम आप लोग याद रखते हैं। तो दूसरे वाला हो गया मुग्र क्रोकोडाइल, इसको वनरेबल में रखा गया। और तीसरा हो गया साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसको लीस्ट कंसर्न, यानी कि ठीक है वैसे ही सोल्टी वाटर में रहता है, थोड़ा सा और पोल्यूटेड हो जाएगा तो क्या बिगड़ेगा इसका। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप लोग याद रखोगे तो चीजें लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। आगे जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, ये भी कई बार आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि CITES, तो इसकी फुल फॉर्म जैसे मैंने बोला ना, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऐसे यहाँ पर CITES है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये इसका नाम आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये बोलते हैं कि एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब एक तरह का एग्रीमेंट बोल सकते हो आप लोग, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, वनरेबल हो गया, ये लिस्ट कंसर्न हो गए,
तो ये जो स्पीसीज है जिसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, उनका व्यापार आप लोगों को नहीं करना है। यानी कि पता चला उनकी खाल बेच रहे हैं, मारकर बेच रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यार वो खत्म होने वाली है, आप लोग और ज्यादा उनके साथ में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो वो हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए यहां पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। अगर कोई ऐसी हरकतें करता पाया जाएगा तो फिर उसको उठा उठाकर पटकेंगे, यानी कि उसके साथ में कुछ मतलब गलत ही होगा अगर गलत काम करेगा तो। ठीक है, इसी के साथ में बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारी कंट्री में 1972 का इंपॉर्टेंट है। नेचर के बारे में, किसी के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में कोई पूछ ले आप लोगों से तो याद रखेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी कि 1972 का ये एक्ट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारी कंट्री में जो वाइल्ड लाइफ होती है, यानी कि जो भी जंगली जानवर या पेड़ पौधे होते हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर एक्सेप्शन के बारे में बात करें, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनिया यहाँ पर इंक्लूडेड अपेंडिक्स सेकंड में रखी गई है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा दिक्कत इनको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर फिर भी माहौल सही है, जहां पर ये अपनी जिंदगी जो है लहराते लहराते ना चुलबुले मन में अपना एंजॉय करते रहते हैं जिंदगी को। पर लेकिन इंडिया के अंदर तो पॉपुलेशन ज्यादा है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो पॉल्यूशन भी उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पॉपुलेशन होगी वहां पॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा चीजें खाएंगे पिएंगे, इतना ही ज्यादा कचरा क्रिएट होगा, उतना ही ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन जो है पोल्यूट होगा। तो सारी चीजें उसी पैटर्न में आप लोग को देखती हुई नजर आएंगी। तो पॉपुलेशन को पोल्यूशन के साथ में भी कन्वर्ट करके आप लोग देखते हैं तो चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी मैंने ये तो बातें कर दी। अभी हमारे देश में यहाँ पर इनका नेचुरल हैबिटेट कहां पर है क्रोकोडाइल का, ये देखो कितने मजे मस्ती कर रहे हैं। और पानी भी आप लोगों को यहाँ पर साफ नजर आ रहा होगा, नीचे आप लोगों को तलहटी दिख रही होगी पानी की, तो साफ पानी में नॉर्मली ये नजर आते हैं। नेचुरल हैबिटेट जो इनका फ्रेश वाटर आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। प्राइमरी हैबिटेट कहां पर है नॉर्मली अगर बात करें तो चंबल रिवर। चंबल रिवर क्या है? ये एक यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो उसमें आप लोगों को नॉर्मली ये मिलते हुए पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग देख सकते हैं आज के डेट में। ऐसा नहीं है कि चंबल रिवर ही इनकी रिश्तेदारी है, यहाँ पर यहीं पर ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और भी कई जगह मिल जाते हैं, जैसे कि घाघरा हो गया, गंदक हो गया रिवर, इसी के साथ में गिरवार रिवर हो गया। कहां पर है ये रिवर? ये उत्तर प्रदेश में है। तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश वासी हैं तो इसके बारे में आइडिया रखेगा थोड़ा सा। इसी के साथ में रामगंगा रिवर हो गया, ठीक है, यहाँ पर सोन रिवर हो गया, ये आप लोग को बिहार के साथ में, और रामगंगा उत्तराखंड के साथ में आप लोग कनेक्ट आएगी। तो काफी अच्छी पॉपुलेशन इसकी देखने को मिलती है, खासकर जहां पर पानी साफ होता है। और जहां पर पानी साफ नहीं है तो ये खुद बता देंगे, भाई जब तुम खुद नहीं पीते हो इस पानी को, हमको क्यों पिलाते हो, हमसे भी दूर रखो। तो घड़ियाल जो है उसके लिए कई सारे कंजर्वेशन एफर्ट हमारे देश में लगाए गए। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर ये है कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर कहां पर है? तो कुकरेल है लखनऊ के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा नेशनल चंबल सेंचुरी, जो कि घड़ियाल इको पार्क, ये मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझिएगा। अब आप लोग बोलोगे आखिर दिक्कत क्या है भाई, हाँ ये तो बताओ कि इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को क्या मिल रही है यहाँ पर, कि आज की डेट में जो घड़ियाल है कि ये इतने ज्यादा इनकी जो संख्या है वो घटती जा रही है। तो कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि पोल्यूशन तो मैंने बता दिया, नदियों में दुनिया भर का गंदा पानी, कहीं पेट्रोल निकल रहा है, कहीं डीजल निकल रहा है, कहीं आप लोगों को पॉलीथीन, कहीं आप लोगों को टायर, कहीं आप लोगों को जूते चप्पल, ब्रश, स्ट्रो, पता नहीं बोतलें बनाई की पानी की क्या क्या देखने को मिलेगी। तो पानी में जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है उतनी ही इनकी कहानी खराब होती जा रही है। ठीक है, इसी के साथ में डैम कंस्ट्रक्शन, जगह जगह हम लोग डैम बना रहे हैं। 5000 से भी ज्यादा डैम यानी कि बांध है हमारे देश में। तो समझिए जहां बांध होंगे पानी ऊपर नीचे जाएगा, वहां पर कैसे घड़ियाल जो है सर्वाइव कर पाएगा, ये देखने को मिलेगा। रही सही कसर जो है, हम लोग मछली पालन करते हैं तो उसमें रही सही कसर पूरी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कई सारे घड़ियाल की जान जाती है। कहीं पर बाढ़ आ गई तो दिक्कत देखने को मिलेगी। इलीगल सैंड माइनिंग की जाती है, वहां पर भी इसी के साथ में पोचिंग की जाती है, यानी कि इनको भी पकड़ा जाता है, इनको भी एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है बेचने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को इन बेचारों के साथ में देखने को मिलेंगे। तो इशू एक नहीं है, वो नहीं कहते कि आप लोग देखा होगा कई पर्टिकुलर इंसान को कई सारी दिक्कतें होती हैं, तो ये यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के सामने चीजें हैं। तो यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आती हैं जो कि यहाँ पर इनके हाथ में नहीं है, इंसानों के हाथ में, पर इंसान जो है वो सुधरने का नाम नहीं लेते। अब ये सारे काम जो किए गए आसाम गवर्नमेंट के द्वारा वो ओरेंग नेशनल पार्क में किए गए। अब आप लोगों को ओरेंग नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि ओरेंग नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है। और इसी के साथ में स्टेटमेंट में देकर एक क्वेश्चन ऐसा था, मैंने देखा था, पता नहीं किस पेपर में देख रहा था, कि मिनी काजीरंगा किसको बोलते हैं, तो मिनी काजीरंगा बोला जाता है ओरेंग नेशनल पार्क को। अब आप लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राइनोस भी आप लोग को देखने को मिलते हैं। इसको यहाँ पर पहले राजीव गांधी ओरेंग नेशनल पार्क बोलते थे, अब यहाँ पर इसको ओरेंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और मिनी काजीरंगा भी अगर बोल दे तो दोनों भाई मेरे ही नाम है, यानी कि दोनों इसी के नाम है, ये बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में काफी लार्ज स्केल पर मैंने बताया अभी राइनोरोज, जो राइनोसोरस यानी कि
गैंडे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके किनारे पर आप लोग को ये नजर आएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है बेसिकली अगर बात करें तो यहां पर बात सकते हैं, एक बात की जा रही है कि दरैंग और इसी के साथ में सोनीपुर, ये डिस्ट्रिक्ट है आसाम के, नॉर्मली यहां पर लोकेटेड है, जो कि एरिया इसका जहां पर ये ओरेंग नेशनल पार्क है, और लगभग 78.81 स्क्वायर किलोमीटर है। स्टेब्लिश किया गया था एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर 1985 में, फिर नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया 1999 में, और इसको 49th टाइगर रिजर्व भी बनाया गया 2016 में। तो ये बेसिक है। लोकेशन अगर देखना चाहते हैं तो ये ओरेंग नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग आसाम से आते हैं तो अकेला ओरेंग नहीं है यहाँ पर, ये अभी आसाम के अंदर आप लोगों को ओरेंग नेशनल पार्क के साथ में दिब्रू सीखो नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, दियांग पटकई, और इसी के साथ में रायमोना नेशनल पार्क है, और इसी के साथ में बरनाडी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर जो नए जुड़े हैं यहाँ पर ये है रायमोना नेशनल पार्क, और इसी के साथ में ये धियांग नेशनल पार्क भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि जून अभी रिसेंटली नया नया यहाँ पर ऐड किया गया है। तो टोटल मिलाकर आसाम में जो है वो 7 नेशनल पार्क हो गए, जो कि सारे के सारे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, सारे के सारे मैप में भी आप लोगों को मैंने दिखा दिए। तो कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, उसको फिर दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने इस आर्टिकल के अंदर में, डिटेल में समझा आसाम के अंदर में घड़ियाल की कंडीशन, घड़ियाल के बारे में साइंटिफिक चीजें समझी, कौन कौन सी चीजों के तहत इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, आखिर कहां कहां पर इसका नेचुरल हैबिटेट है, और इसी के साथ में कंजर्वेशन के लिए क्या क्या एफर्ट है, इनको टेंशन क्या देखने को मिल रही है, कौन कौन से एरिया है बेसिकली जहां पर ये देखने को मिल रहा है, उसी के साथ में ओरेंग नेशनल पार्क के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, और कौन कौन से नेशनल पार्क है, और आसाम की लोकेशन भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो ये सारी चीजें एक ही आर्टिकल में हम लोगों ने कवर कर ली डिटेल में। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ता हूं। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से देखोगे तो ये भी आप लोगों को एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज नजर आएगी, जो कि एक रिसर्च स्टडी सामने निकलकर अभी हमारे आई है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई खेतों में आप लोग क्रॉप यानी कि फसल उगाते हो तो उसका कुछ महीनों का टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे गन्ना उगा लिया, ठीक है, कुछ महीनों बाद खत्म हो जाएगा, दालें उगा ली, ठीक है, या ज्वार बाजरा जो भी आप लोग खेतों में उगाते हैं तो कुछ महीनों में उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। चावल उगाए, ठीक है, चावल के बेसिकली धान उगाया, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर सोचो अगर उनको रेगुलरली कॉन्टिन्यूअसली रिपीटेडली उन्हीं को उगाते रहे तो कैसा रहेगा। तो ये इन्वायरमेंट पर एक अलग तरीका इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। तो अभी इसी के ऊपर एक स्टडी की गई है। स्टडी में क्या पाया गया है कि यहां पर जो एनुअल क्रॉप होती है, यानी कि जो साल में एक बार क्रॉप हो रही है, अगर उनको हम लोग पेरेनियल बायो एनर्जी क्रॉप में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो क्रॉप जो कि लगभग 2 साल तक कंटिन्यूअस चल सके, यानी कि जितना अभी है उसका डबल अगर हम लोग उनको करें, तो इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। थोड़ा सा समझिए इसको, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, पेरेनियल प्लांट क्या होते हैं। पेरेनियल प्लांट सिंपली वो प्लांट होते हैं जो कि लगभग 2 साल तक जीवित रहते हैं, यानी कि नॉर्मली कोई क्रॉप आप लोगों ने लगा दी, 2 साल तक जो जिंदे रह जाए वो पेरेनियल कैटेगरी में आ जाता है। तो इसी को यूज करने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर पेरेनियल को अगर यूज करते हैं तो यहां पर यानी कि जो लंबे समय तक स्टैंड करे उसको यूज करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट के ऊपर एक इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो यहां पर डालेगा इन्वायरमेंट के ऊपर। ये एक स्टडी सामने निकल कर आई, कूलिंग इफेक्ट ऑन एरिया वेयर दे आर कल्टिवेटेड, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में आप लोग यहां पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाते हैं, तो ये जो पेड़ है ये कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि वहां पर थोड़ा सा ठंडक क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। और अगर इसको रेगुलरली हम लोग इसी तरीके से लगाते रहते हैं तो उस एरिया में कूलिंग इफेक्ट आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि इकोलिप्टस हो गया, पॉपुलर हो गया, विलोज, या फिर यहाँ पर मिस्केंटस, ये सारे, इसी के साथ में एक स्विच ग्रास। स्विच ग्रास आप लोगों ने नॉर्मली जैसे अगर नदियों नालों के किनारे आप लोग कभी गए हो तो लंबी लंबी सी घासें खड़ी हुई आप लोगों को पाई जाती हैं। ठीक है, कई तरह की घास खड़ी हुई पाई जाती है, तो उसको बेसिकली ग्रास बोलते हैं, स्विच ग्रास। ये अगर इनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि जहां जहां पर यूकेलिप्टस है वहां पर स्विच ग्रास अगर यूज करना स्टार्ट कर दें कि हाँ हम लोग इसको बेसिकली क्या करेंगे, बायो एनर्जी क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे, तो ये इन्वायरमेंट के लिए एक नुकसानदेह भी यहां पर हो सकती है। पहले कुछ बात आप लोग समझिए, बायो एनर्जी शब्द में बार बार यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे आज की डेट में अगर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो कि नॉर्मली जानवर खाते हैं या फिर इंसान खाते हैं, उनका यूज कर अगर हम लोग एनर्जी क्रिएट कर दें तो उसको बायो एनर्जी बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन बायो एनर्जी जो है, जैसे कॉर्न हो गया, ठीक है, ये शुगर क्रेन हो गया, गन्ने वगैरह, ठीक है, रेप सीड हो गए, तो इनको यूज कर अगर आप लोग कुछ ऐसा काम करते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये इसको फर्स्ट एनर्जी बायोफ्यूल की कैटेगरी में हम लोग देखते हैं। अब दूसरे नंबर का क्या आ गया,
ये सेकंड एनर्जी सेकंड नंबर का आ गया। सेकंड जनरेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे स्विच ग्रास हो गया, ठीक है। इसी के साथ में ये और पेड़ पौधे हो गए अलग अलग तरीके, इनको यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि घास वगैरह यूज करने की बात की जा रही है सेकंड में। थर्ड जनरेशन बायो एनर्जी में यहाँ पर बेसिकली इसे यूकेलिप्टस हो गया और भी कई सारे यहाँ पर बताए गए। तो इसका उदाहरण मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने आसपास में ये पेड़ देखे होंगे। तो ये आप लोगों का सेकंड जो थर्ड एनर्जी की कैटेगरी में आ जाता है। तो बोला ये जा रहा है यहाँ पर अभी जो इसको कैसे यूज करना है ताकि इन्वायरमेंट पर ज्यादा इंपैक्ट न पड़े, या फिर कोई डेडिकेटेड इसी के लिए आप लोगों ने यहाँ पर कोई ऐसी बेसिकली फसल उगाई कि हाँ इसी पर्पज के लिए, तो कोई पर्टिकुलर वो भी हो सकती है। या फिर यहाँ पर बात की जा रही है हेलोफाइट्स के बारे में। हेलोफाइट्स कौन से पेड़ पौधे होते हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं जहां पर ज्यादातर सोल्टी एरिया होता है, या तो रेगिस्तान में देखने को मिलेंगे या फिर ये समुद्र के किनारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये हेलोफाइट्स के बारे में बात की जा रही है। इनको भी बायो एनर्जी क्रॉप्स के तरीके से यूज किया जाता है। तो अभी यहां पर मुद्दा क्या है, यहां पर मुद्दा इनके द्वारा ये बोला गया है कि स्टडी में ये बोला गया कि अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर ज्यादा कल्टीवेशन हम लोग ऐसी क्रॉप का करते हैं जैसे कि यूकेलिप्टस मैंने बोला। तो बायो एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे तो इसके चलते यहां पर एक अलग पैटर्न आप लोग को नजर आएगा। अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे बायो एनर्जी मैंने बताया अभी आप लोग क्रॉप्स को यूज कर एक तरीके से एनर्जी बनाएं, उसको बायो एनर्जी बोलते हैं। आखिर बायो एनर्जी के पीछे पड़े क्यों हैं? क्या कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ये कहां चले गए भाई साहब? इनको क्यों नहीं यूज कर रहे हो आप? तो देखिए एनर्जी जो क्रॉप्स होते हैं ना वो नॉर्मली उनको बायो क्रॉप्स आप लोग बोलते हैं। जैसे आज के दिन में कोई गेहूं से बनाए, अगर कौन से बनाए, यानी कि जो इंसान खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इंसान खुद भूखे मर रहे हैं, तो अगर इनको हम लोग एज ए क्रॉप के तौर पर यूज करने लगेंगे तो बोला यह जाता है कि दिक्कतें देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती हैं। तो इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि इनको उस तरीके से यूज न करके बायो एनर्जी के पॉइंट ऑफ से बोला जाता है कि दूसरी क्रॉप आप लोग हो और उनका इस्तेमाल करना आप लोग यूज करो। यहां पर ये बातें बोली जाती है, अलग से बायो एनर्जी के लिए क्रॉप उगाओ, ठीक है। वैसे ये भी यूज किया जा सकता है। एडवांटेज क्या होता है, आखिर क्यों इनके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं? आज की डेट में हमारी कंट्री में 85% अगर आज की डेट में आप लोग बात करो एनर्जी के लिए चीजें वो बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं भाई साहब, और 15% ओनली हमारे देश में होता है। यानी कि हमारा सारा पैसा जो है वो बाहर हम लोग देशों विदेशों में फेंक कर आते हैं जब हमारी खाना पूर्ति यहां पर होती है। सोचो अगर अपने ही देश में हम लोग खुद ये एनर्जी क्रिएट करने लगे तो कैसा रहेगा? अपने ही देश में हम लोग ये सारी चीजें बनाने लगे तो कैसा होगा? तो उसी के ऊपर पर्पज है। अगर कल को चलकर हम लोग अपनी ही कंट्री में अगर कुछ ऐसी फसल उगाने लगे जिनके बदले हम लोग बायोफ्यूल बनाकर और अपनी कंट्री में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बाहर से खरीदना बंद कर दें, तो सोचो जो पैसा विदेशों में फेंक कर आ रहे हैं हम लोग एनर्जी खरीदकर, वो पैसा सारा हमारे किसानों की झोली में जाएगा। तो जो बोला गया ना 2022 तक हम लोग इनकम डबल करेंगे किसानों की, तो उसी 2022 में अब हम लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें एनर्जी जो यहाँ पर यूज किया जाएगा तो किसानों की झोली में वो पैसा जाएगा। तो इसके चलते क्या होगा? एबिलिटी टू बर्न क्लीन, यानी कि क्लीन रहेगा, ज्यादा इन्वायरमेंट पर नुकसान नहीं डालेगा। इसी के साथ में पोल्यूशन भी कम देखने को मिलेगा, ग्रीन हाउस कम देखने को मिलेगी, और बायोफ्यूल जो होगा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। क्योंकि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को नॉर्मली कोयले में से, डीजल, मिट्टी के तेल में से निकलती हुई नजर आएगी, उसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव आप लोगों को नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर याद रखना। एनर्जी अगर बात करें यहां पर कॉर्पोरेशन के बारे में, तो फ्रीक्वेंटली मिक्स्ड बायोफ्यूल विद गैसोलाइन, यानी कि आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोगों ने बोला कुछ दिनों पहले भी कि हम लोग एथेनॉल यूज करेंगे, किसके साथ में? डीजल के साथ में। तो ये कोशिश की जा रही है अभी 10%, फिर आगे चलकर 20%। बताइए चलिए कितना अभी आगे करने वाले हैं, 2025 तक कितना करने वाले हैं बताइए जरा। 2-3 बार आप लोगों को बता चुका हूं मैं, उसकी मात्रा बढ़ाने की बात अभी की जा रही है। तो अगर उसको यूज करेंगे हम लोग तो क्या होगा? मान लीजिए हमने 85% बाहर से अपना एनर्जी खरीद कर लेकर आ रहे हैं, यानी कि कोयला, तेल वगैरह ये सारी चीजें तेल खरीद कर लेकर आ रहे हैं। वो तेल अगर आज के दिन 15% हम लोग बायोफ्यूल उसमें मिलाना स्टार्ट कर दिया, तो सोचो बाहर से कितना आएगा? अब 70% आएगा। तो जो 15% एक्स्ट्रा पैसा जा रहा था वो किसानों की झोली में जाएगा, तो फायदा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये प्रोसेसर आप लोग बोल सकते हैं। एनिमल से भी यहां पर निकल के आता है, घर में से जो वेस्ट निकल के आ रहा है, या फिर जो एक तरीके से नहीं, जो शौचालय का जो वेस्ट होता है, या फिर जो भी सूखे पेड़ पौधे, फूल पत्तियां होती है, उनका भी यूज कर आप लोग यहाँ पर बायो एनर्जी जो है, बायो मास जो होता है, इनको बेसिकली बायो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी यहां पर बायो एनर्जी जो होती है क्रॉप्स, अगर उनके बारे में बात करें तो टोटल कल्टीवेटेड एरिया के बारे में बात करें अगर ग्लोबल लेवल पर, तो ये लगभग 3.8% ±5, यानी कि ±05, यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग 3.8% बोल सकते हो कि आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में बायो जो यहां पर एनर्जी की क्रॉप जो है वो उगाई जा रही है।
अगर ग्लोबल नेट चेंज देखेंगे इन द टेम्परेचर, तो फिलहाल रिसेंटली अभी इसकी वजह से 0.8, 0.08 या फिर प्लस माइनस 0.05, यानी कि लगभग आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर 0.01 के तरीके से बोल सकते हैं, 0.08 के आसपास में आप लोग बोल सकते हैं। तो इससे आप लोग प्लस माइनस अगर 5 करेंगे तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इतना यहां पर एरिया ऐसा है जो कि हम लोग टेम्परेचर को आज की डेट में चेंज कर पा रहे हैं बायो एनर्जी का यूज करके। ग्लोबल एयर टेम्परेचर बोला है डिक्रीज हो जाएगा इतना, यानी कि 0.03 से 0.08। मतलब क्या है इसका, अगर कल को चलकर कोयले की जगह, मिट्टी के तेल की जगह, डीजल की जगह, पेट्रोल की जगह हम लोग बायो एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो गर्म होती है हवा, जो टेम्परेचर बढ़ता है, वो टेम्परेचर कहीं ना कहीं हम लोग सेटल कर पाएंगे और चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। ये है इसका बोलने का मतलब। समझ में आया क्या बोला यहां पर? तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि बायोफ्यूल जो है अगर उसको इस तरीके से हम लोग यूज करके चलते हैं तो कितना ज्यादा प्रोडक्टिव ये देखने को मिलेगा, कितना ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगा। ये बातें यहां पर इनके द्वारा समझाई गई है। तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो इंपैक्ट डालेगा कार्बन कैप्चर की। इस तरीके से अगर बात करें तो लार्ज स्केल बायो एनर्जी जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, वो कार्बन कैप्चर को भी काम, मतलब कार्बन को भी कैप्चर करने का काम करेगी। तो बायो एनर्जी क्रॉप कल्टीवेशन विद कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज, ये काफी ज्यादा एक फायदा पहुंचाने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ में बात करें तो मेजर ए नेगेटिव एमिशन, यानी कि एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग अगर कोयला जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये यहां पर कह रहा है कि नेगेटिव एमिशन होगा, यानी कि कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा और ऊपर से ये सोखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये फायदा देखने को मिलेगा। तो नेट एमिशन 0 निकल कर आएगा, तो रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से भी। तो हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ऐसा आप लोग इसको समझ सकते हैं। नॉर्मल तरीके से अगर बोला जाए कि खेतों में गेहूं आप लोग लगाते हैं, तो जैसे गेहूं की खेती उगाते हैं आप लोग, गेहूं तो अपने घर लेकर आ जाते हैं, बाकी का जो भूसा बनता है तो वो भी आप लोग क्या करते हैं, या तो जानवरों को खिला देते हैं या फिर बेचकर पैसा ले लेते हैं। तो यानी कि अपना जो मटेरियल है वो तो खाने का निकाल ही लिया, बचा हुआ जो बेकार होता है, जो भूसा उसको नॉर्मली बोलते हैं आज के में, उसको आप लोग जानवरों को खिला दो या फिर अपना बेच दो, तो उससे भी पैसा निकाल लिया। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हो। तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। अभी आज की डेट में ज्योग्राफी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हो जिसको बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट क्या होता है? जब कोई मिट्टी होती है ऊपर बहुत बड़ी परत और उसके नीचे अगर कोई पानी होता है तो पानी का जम जाना, ये बेसिकली आइस एक शील्ड बन जाती है पूरी यहां पर। और जैसे जैसे टेम्परेचर पिघलता है तो क्या होता है, यहां पर ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे पिघलना स्टार्ट होगा तो यहां से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा बर्फ में से, और ये जो जमीन है ये नीचे को धंसना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है कई सारे एरिया में, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहां पर कई सारे ऐसे दलदली एरिया क्रिएट हो चुके हैं आज के डेट में। वरना इसके ऊपर आसानी से खेती कर सकते हो, कई सारी चीजें देख सकते हो, पर लेकिन जैसे जैसे ये परमाफ्रोस्ट पिघलने लगता है तब दिक्कतें निकल कर आती है। तो ये भी यहां पर फायदा पहुंचाएगा अगर हम लोग यहां पर ये ऐसी क्रॉप यूज करते हैं। तो रिड्यूस करेगा मेथेन एमिशन। ये याद रखेगा, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा आज की डेट में यहां पर इंपैक्ट डालता है उसका लगभग 80 गुना आप लोगों को CH4 यानी कि मेथेन नुकसान करता हुआ नजर आएगा। तो 80% लगभग, यानी कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का 80 गुना यहां पर मेथेन नुकसान पहुंचाता है। और जैसे जैसे परमाफ्रोस्ट यहां पर पिघलता है इसमें से मेथेन निकलता है। तो सोचो अगर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से परमाफ्रोस्ट पिघल रहा है तो यहां से मेथेन निकल रहा है, और वो मेथेन जो है वो टेम्परेचर को 80 गुना बढ़ाएगा जितना आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है। तो इसलिए यहां पर ये ऐसी चीजें हम लोग को रोकनी पड़ेगी, और यहां पर इसीलिए बोला जा रहा है कि ये स्विच कर सकते हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं इन चीजों को। तो यूकेलिप्टस इज सुपीरियर टू स्विच ग्रास, यानी कि स्विच ग्रास जो होता है उसके कंपेयर में यूकेलिप्टस आप लोग यूज कर सकते हो। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया, क्यों? क्योंकि यूकेलिप्टस का एक कूलिंग इफेक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते टेम्परेचर भी डाउन रख पाएंगे, और एक तरीके से जो हम लोग बचा पाएंगे यहां पर कहीं ना कहीं, जो अगर ग्रास के बारे में बात करें वो ज्यादा टेम्परेचर आप लोगों को डालती हुई नजर आएगी। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो एक प्रोडक्टिव स्टेप है, और ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। और ये आज की डेट में भी अगर गांव में आप लोग जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है नॉर्मली इस तरीके से, नहीं जो गोबर के उपले वगैरह रखे जाते हैं, इसमें घरों में जगह नहीं होती कई बार, तो बाहर उसको रख देते हैं, उसके ऊपर फिर पन्नियां वगैरह मतलब और कई सारी चीजें लगा देते हैं ताकि चीजें जो हैं वो पैटर्न में रहें। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मली अगर गांव से निकल कर आते हैं तो इन सब चीजों के साथ में आप लोग आसानी से कोरिलेट कर पाते होंगे। तो कई सारी चीजें देखी हम लोगों ने, पेरेनियल क्या है, कौन कौन सी क्रॉप है, इसी के साथ में यहाँ पर इसके बारे में बातें की हम लोगों ने कई सारी, और बेसिकली लास्ट में एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट जिसका नाम है परमाफ्रोस्ट वो भी देखा। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी होगी, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए इसको लेकर। जीएस पेपर 1 टेंपल आर्किटेक्चर या फिर यहां पर कल्चर के पॉइंट ऑफ से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर बात करेंगे एक ऐतिहासिक निर्णय के बारे में। उड़ीसा के अंदर में यहां पर जगन्नाथ टेंपल है। तो जगन्नाथ टेंपल जो है उड़ीसा के अंदर काफी फेमस टेंपल है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, जगन्नाथ जो टेंपल है पुरी, ये उड़ीसा के अंदर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा।
तो ये पर्टिकुलर वो टेम्पल है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर यहाँ पर ये टेम्पल है और काफी फेमस टेम्पल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका पर्टिकुलर जो एरिया है उसको कैसे एडमिनिस्टर करना है उसके बारे में अभी यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसको हम लोग समझेंगे, ये उड़ीसा में एग्जैक्ट लोकेशन पर आप लोगों ने देखा, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो बात क्या की जा रही है, अभी रिसेंटली एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया स्टेट के जो कैबिनेट है उनके द्वारा, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आप लोगों को नजर आएंगी। श्री जगन्नाथ टेम्पल एक एक्ट था 1954 का, उसके तहत उसमें टेस्ट में कुछ प्रोविजन है, तो उनको कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात की जा रही है। जगन्नाथ टेम्पल एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1952 में और यहाँ पर बेसिकली ये इंप्लीमेंट कर दिया गया फिर यहाँ पर 1954 में, यानी कि बनाया गया था 52 में और 54 में इंप्लीमेंट कर दिया। अभी एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है कि कैसे आप लोग जो आज ये जो टेम्पल है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं टेम्पल के आसपास वाली जो जमीन है उसको कैसे मैनेज करना है, उसके अंदर जो भी प्रीस्ट या फिर जो भी यहाँ पर सेवा करने वाला इंसान है उसको कैसे लेकर चलना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होनी चाहिए यहाँ पर टेम्पल की मैनेजिंग कमेटी के बारे में, या फिर जो भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास में प्रिविलेज है, जो कि यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, जैसे राजा ऑफ पुरी, तो यहाँ पर उसके जो आज के डेट में जो मेंबर है कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते हैं वो सब चीजें, तो वो सबको कैसे यहाँ पर टैकल करने हैं। तो इसके चलते यहाँ पर अभी इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत में, उसी की वजह से यहां पर ये न्यूज में है और पूरा डिटेल में इसको कवर किया गया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे पूरी क्या है घटना। तो पूरी के अंदर पूरी घटना को समझते हैं यहां पर पूरी के अंदर पूरी घटना। अभी रिसेंट अमेंडमेंट क्या किया गया है, आगे आने वाले टाइम में यहां पर एक चेंज लाया गया। इसके तहत यहां पर जो टेम्पल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पावर दे दी गई है कि वो यहां पर सेल कर सकता है, लीज पर दे सकता है लैंड जो कि यहां पर टेम्पल के नाम पर है। ये पहले अलाउ नहीं किया जाता था। अगर पहले यहां पर किसी को ऐसा करना होता था तो स्टेट गवर्नमेंट की यहां पर परमिशन लेनी थी यहां पर। अब यहां पर कोई यहां पर इसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। अनलाइक अर्लियर, सॉरी हाँ एक मिनट फिर से सुनिए, यहां पर अभी यहां पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये थोड़ा सा जो चेंज है, अब अप्रूवल लेना पड़ेगा, पहले किसी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये बेसिकली बोला जा रहा है। यानी कि टेम्पल का जो एरिया है उसको एक तरीके से एक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा बोला जा रहा है। अनलाइक अर्लियर नो अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रोसीजर। अगर कोई आप लोगों को यहाँ पर कोई ऐसा सेल करना है, कुछ और काम करना है इसके एरिया के साथ में, तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से कर सकते थे, पर लेकिन अब यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट की होगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है यहाँ पर, 1860 में यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके द्वारा इशू किया गया था रेगुलेशन जगन्नाथ टेम्पल को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्पल है इसको रेफर किया था बेसिकली जगन्नाथ टेम्पल, जो कॉलोनियल रूलर थे उनके द्वारा। तो इसका नाम जो था वो अलग तरीके से पुकारते थे। आज के डेट में इसको JAGANNATH, ठीक है। उस टाइम पे इसको जुगुरनौट के नाम से वो जानते थे, क्योंकि आप लोगों को पता है अंग्रेजों का जो प्रोनाउंसिएशन था वो थोड़ा अलग था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ठाकुर उनको बोलने के लिए बोले, ठाकुर नहीं ठाकुर बोलते ठाकुर, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं बोलते थे उनसे कई सारे शब्द उनसे नाम ही नहीं प्रोनाउंस किए जाते थे, तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीजों के नाम चेंज करके रख दिए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो अब जो रेगुलेशन है यहाँ पर, ये अगर बात करें तो इसके ऊपर पहले अगर बात करें तो कई सारी चीजें रेगुलेट यहाँ पर की जाएंगी पुराने टाइम के साथ में। जब आप लोग कंपेयर करेंगे, पुराने टाइम पर ये भी इनके द्वारा बोला गया था, रेगुलेशन कुछ ऐसी थी कि कोई यहाँ पर विजिट करेगा तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। आखिरकार अंग्रेज क्या थे, वो तो बेसिकली पैसे लूटने वाले दरिंदे थे, उनको तो पैसे चाहिए थे, उनकी झोली भरनी चाहिए, बाकी जिसको जो करना है वो करते रहो। इनका बेसिक पर्पज ये था कि हमारी पॉकेट में प्रॉपर मनी आती रहनी चाहिए। तो उनका वो था कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कोशिश करते थे यहाँ पर कि अपॉइंट किया जाए सीनियर प्रीस्ट, अपने हिसाब से उस पर काम करा जाए। और पावर जो थी मैनेजमेंट की वो यहाँ पर थी किंग ऑफ जो खरोदा थे, ठीक है। आफ्टर जहां पर ये चीजें चलती रही कॉलोनियल, तो कंटिन्यू रहा इनका कंट्रोल, पर लेकिन यहां पर फिर आगे चलकर आप लोगों को पता है, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, यहां पर जैसे देश आजाद हो गया तो उसके बाद में फिर यहां पर ये एक्ट आया जो कि आया 1954 का एक्ट, जो कि इंप्लीमेंट किया गया। यानी कि 3 साल तक भी यहां पर जो राजा थे ये जाने के बाद भी यहां पर किंग ऑफ जो खरोदा थे वो यहां पर इसको कंटिन्यू रूल करते रहे इस पर्टिकुलर एरिया को। कई सारी इंपोर्टेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर हिस्ट्री के हिसाब से आप लोग बातें करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो फिर मत बोलना कि वीर भाई क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो भाई साहब यहाँ से आ गया, डायरेक्ट आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो बात क्या की जा रही है यहाँ पर, बात ये की जा रही है कि यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया था 12वीं सेंचुरी में यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था यहाँ पर, और किंग इनका नाम था अनंत वर्मन चोड़ागंगा जो देव थे यहाँ पर, इनके द्वारा, जो कि ये गंगा डायनेस्टी के पर्सन थे, इनके द्वारा यहाँ पर ये क्रिएट किया गया था। और इसको यमनिका तीर्था के नाम से जानते थे। यानी कि यहाँ पर आकर ना जो यम होता है, यानी कि जो गॉड ऑफ डेथ, यानी कि जिसको आप लोग यमराज बोलते हैं, उसकी पावर जो है वो नलिफाइड हो जाती है। यानी कि यहाँ पर ये माना जाता है कि ये मंदिर जो है एक ऐसा मंदिर है
कि यहाँ पर आकर यमराज की पावर काम नहीं करती है, यहाँ आने वाले इंसान के सारे दुख दर्द जो है वो दूर हो जाते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी प्रेजेंस यहाँ पर रहती है, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, इसको व्हाइट पगोड़ा भी आप लोग बोलते हैं। पगोड़ा बेसिकली कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, इनको पगोडाज बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाइट पगोड़ा के नाम से जानते हैं, एक बार जाकर गूगल पर सर्च कर लेना पगोड़ा और फिर लिखेगा व्हाइट पगोड़ा। ठीक है, तो कुछ और आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके बारे में, उसको पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। देखिए जो भी चीजें मैं बताता हूं तो मैं बताता ही हूं, इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप लोगों को यही चीजें पढ़नी है, अपने आप को सीमित मत कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कुछ चीजों के बारे में और जानना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया गंगा डायनेस्टी, तो आप लोग जाकर सर्च कर लो कि गंगा डायनेस्टी में कौन कौन से राजाओं के द्वारा रूल किया गया, किस किस एरिया में इनके द्वारा रूल किया गया, तो ये हिस्ट्री का पोर्शन आप लोग का बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को सीमित रखना है कि सारी चीजें बस जो है बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। अपने आप को जिज्ञासु रखियो। जिज्ञासु का मतलब होता है कुछ नई चीजें सीखने के लिए आदि हमेशा आप लोग के अंदर चीजें निकल के आनी चाहिए। तो व्हाइट पगोडास के बारे में बता दिया। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, हमारे देश में 4 धाम आप लोगों ने जो उत्तराखंड के अंदर है उनको तो आप लोग जानती हो, बताओ कौन कौन से हैं वो 4 धाम। बाकी के देश के अलग अलग एरिया में 4 धाम है, बद्रीनाथ हो गया, द्वारिका हो गया, पुरी हो गया और रामेश्वरम हो गया। तो ये जो 4 धाम है ये भी यहाँ पर इनमें से एक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, बेसिकली जगन्नाथपुरी। ठीक है, तो पूरी 4 धाम यहाँ पर आप लोगों को एक नजर आएगा जो कि उड़ीसा के अंदर में है। रामेश्वरम तमिलनाडु की साइड में हो गया, और बद्रीनाथ और द्वारिका कहां पर है ये आप लोग बताइए। क्वेश्चन है, वैसे आप लोगों को बता चुका हूं कई बार, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, एक बार जाकर नजर डालिएगा। ये ऐसी कई बार इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। जगन्नाथ टेम्पल जो है उसके आप लोगों को 4 द्वार देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो ये 4 दीवार हैं ये आप लोगों को अलग अलग साइड में देखने को मिलेंगे, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। ठीक है, तो अलग अलग साइड में जो दीवार है, दीवार का मतलब गेट, जहां पर आप लोग एंट्री कर सकते हैं। जो पहले नंबर का आप लोगों को देखने को मिलेगा ईस्टर्न साइड में है, जैसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर इसको, ये हो गया ईस्ट, ठीक है, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो टेंपल के अंदर आप लोगों को एंट्री करनी है, तो जो यहां पर ईस्ट वाला देखने को मिलेगा उसको सिंह दीवार बोलते हैं, यानी कि सिंह यानी कि शेर, शेर द्वार का नाम उसके अंदर नाम रखा गया। इनके स्ट्रक्चर कुछ शेर जैसे आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो ये हो गया कहां पर, ये हो गया आप लोगों का कौन सा, ईस्ट साइड वाला। तो ईस्ट साइड वाला आप लोगों का हो गया सिंह दीवार। दूसरा यहां पर साउथ में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली, इसको बोलते हैं अश्व द्वार। अश्व का मतलब घोड़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अश्व तो घोड़ा बोलते हैं संस्कृत में, तो इसको अश्व द्वार बोला गया है। यहां पर नेक्स्ट यहां पर इसका नाम है व्याघ्र द्वार। ठीक है, तो व्याघ्र द्वार का मतलब क्या है, इसको जो बेसिकली कहां पर होगा, ये वेस्टर्न साइड में होगा। व्याघ्र का मतलब होता है क्या, शेर, टाइगर, टाइगर की बात की जा रही है। सिंह हो गया शेर और यहां पर हो गया ये हो गया टाइगर, यानी कि यहां पर हो गया, इधर हो गया एक साइड में हो गया शेर, ठीक है, सिंह द्वार, और दूसरी साइड में हो गया टाइगर द्वार। तो इस तरीके से आ सकते हैं। नीचे हो गया घोड़ा द्वार, और ऊपर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हस्त, यानी कि हाथी, यानी कि हाथी द्वार। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग गेट हैं जो कि इसमें एंट्री करने का काम करते हैं। तो इनको अलग अलग इनकी कार्विंग की गई, यानी कि इनके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। जहां हाथी द्वार है वहां हाथी बना हुआ मिलेगा, शेर द्वार पर शेर मिला हुआ मिलेगा। तो इस समझ सकते हैं। तो मैच करने के लिए पूछ ले ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहां कहां पर कौन सा द्वार है, तो याद रखिएगा ईस्ट और वेस्ट में है शेर और टाइगर, नॉर्थ और साउथ में है हाथी और घोड़ा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, तो जो हाथी है तो उसको याद रखिएगा, और घोड़ा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो साउथ में घोड़ा है और ऊपर नॉर्थ में हाथी। ठीक है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर। बाकी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो एंट्रेंस जो स्टैंड है यहाँ पर उसको बोला है अरुणा स्तंभ। ठीक है, या सन पिलर भी बोलते हैं बेसिकली। तो अरुणा या स्तंभ या फिर सन पिलर के नाम से जो रहता है, जिसको ओरिजिनली यहाँ पर ओरिजिनली जो था एट द सन कोणार्क टेम्पल, जो यहाँ पर कोणार्क के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में कुछ बातें की जा रही है। ठीक है, आगे अगर बात करें इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है लिंगराज टेंपल, इसी के साथ में तारा तारिणी, और यहाँ पर उदयगिरी, जिसका उदयगिरी खंडगिरी केव। तो ये यहाँ पर ये उड़ीसा के अंदर कुछ ऐसे पॉपुलर मोन्यूमेंट है जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे फेमस। ठीक है, जिनके बारे में याद रखिएगा। तो कोणार्क सन टेंपल जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है। तो उड़ीसा की अगर स्टेट पीसेस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये कम से कम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और नेशनल लेवल पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मैंने अभी कुछ बेसिक चीजें बताई उसके बारे में याद आप लोग रख सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जीएस पेपर 2 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये टॉपिक हो सकता है। वेलफेयर स्कीम के बारे में नॉर्मली बात करते हैं, और बात करेंगे यहाँ पर सार के बारे में। आप लोगों से पूछ ले कोई यहाँ पर यार ये सार क्या प्रोग्राम है, तो इसके बारे में बातें करूंगा। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्या क्या बातें हैं, बहुत सारी कुछ बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। ये पीआईबी के अंदर कवर किया गया था काफी डिटेल में। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हैं एक एक कर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो कि हमारी कंट्री में, जिसको आप लोग नॉर्मली आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय बोलते हैं,
उसके द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड एक्शन एंड रिसर्च। यानी कि यहां पर बेसिकली स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम तो आप लोगों ने देखे कि हम लोग अपने देश में स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तो ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा। पर लेकिन रियलिटी में उसके ऊपर काम करने के लिए आप लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके साथ में कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो उसके बारे में यहां पर काम किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी और एकेडमिया, तो यहां पर उसके चलते ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर और इसी के साथ में यहां पर इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। तो 15 जो प्रीमियर आर्किटेक्चर और प्लानिंग के जो इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर में, वो स्मार्ट सिटी के ऊपर काम करेंगे कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट हमारे देश में लाया गया था कि भाई साहब वो काम क्यों नहीं कर रहा है, देखो तो सही यार, दिक्कत कहां रख गई है, गाड़ी चली नहीं रही आगे, यार गड्ढे में गिर गया टेरिस का, तो उसको निकालो भाई, बढ़ाओ आगे। तो ये वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो यहां पर देखने को मिलेगी कि प्रिपेयर किया जाएगा एक तरीका, यहां कंपेडियम यानी कि संग्रहालय कलेक्शन देखने को मिलेगा। 75 लैंडमार्क जो अर्बन प्रोजेक्ट है यहां पर उनको देखेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत और चीजों को आगे लेकर चलेंगे। तो इसी का नाम यहां पर सार रखा गया है। तो यहां पर जो भी इंस्टीट्यूशन है, यहां पर जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी ये है खड़गपुर, यानी कि सारे जो मेन इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उनको पार्टिसिपेशन कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जो भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं उन दिक्कतों को साइड में करते करते चीजों को आगे लेकर चला जा सके। आप लोग बोलेंगे यार पहले स्मार्ट सिटी मिशन तो बता दे भाई, एक बार आगे बढ़ा जा रहे हैं। तो आइए पहले स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में हमारे देश में बोला गया कि स्मार्ट सिटीज होनी चाहिए। मतलब क्या होता है, अगर कोई आप लोग को स्मार्ट सिटी बोलता है तो आप लोगों के माइंड में क्या आना चाहिए? तो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि एक तो स्मार्ट मोबिलिटी है, यानी कि गाड़ी में बैठकर कहीं जाएं तो आराम से वहां पर टैक्सी, गाड़ी, रेलवे, ट्रेन या मेट्रो सारी अच्छे से आप लोगों को मिल सके, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, सेफ और हेल्दी होना चाहिए, वहां पर इंसान जो है वहां पर पुलिसिंग स्मार्ट अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट वहां पर अच्छे तरीके की चीजें प्रोवाइड कराए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई उसके अंदर कोई घपला नहीं होना चाहिए, एक तरीके से स्मार्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग होनी चाहिए। मतलब कहने का क्या ग्रीन कलर पुता होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है कि वो चीजें जो भी उसके अंदर मटेरियल वगैरह जो भी लगाया जाए, सोलर एनर्जी वगैरह, वो सब चीजें इस तरीके से यूज की जाए कि चीजें जो है वो ग्रीन पैटर्न में चलती हुई आप लोग को नजर आए, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्रेन्योरल इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, लोकल ग्लोबल इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर लोकल एरिया पे बना रहे हो तो ग्लोबल लेवल पर लेकर चलो। और बाकी एट द एंड ऑफ द डे तो भाई साहब सीधी सीधी बात है, जब तक ये सारी चीजें कितनी स्मार्ट बना लो, ठीक है, तो जब तक इंसान स्मार्ट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें चलते चलते एक तरीके से वहां पर वो दीवारों पर थूक देना और वो सारी उल्टी सीधी हरकतें करना, कहीं पर भी रैपर फेंक देना, तो पढ़े लिखे बेवकूफ जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। तो पहले लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा, तो इसलिए वो भी पॉइंट इसमें ऐड किया गया है। तो स्मार्ट सिटी का मतलब यही है, एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर बोलो तो राम राज्य लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि काफी प्रोग्रेसिव थॉट आप लोग बोल सकते हैं देश के अंदर में। तो अगर बात करें इसके चलते, तो स्मार्ट जो सिटी मिशन है इसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो थी, जो कि यहाँ पर उसको कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात की जा रही है, और इसी के साथ में इकोनॉमिक जो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव करे, लोगों की लाइफ को भी। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कई बार इकोनॉमिक ग्रोथ तो आ जाती है पर लेकिन लोगों की लाइफ जो है वो इंप्रूव होती नजर नहीं आती है। तो स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और लोगों की लाइफ भी इंप्रूव होती हुई नजर आए। तो प्रमोट करेगा जो सिटी के अंदर जो कोर ढांचागत विकास है, क्लीन और सुटेबल इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल स्मार्ट सॉल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का आप लोगों को निकलता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मतलब यार ये है कि चीजों को सही डायरेक्शन में सही तरीके से लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। अगर ये चीजें सुधर जाती हैं तो देखिए बहुत सारी चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस यहां पर देकर चला जा रहा है। तो जब फोकस की बात ही करें तो फोकस में क्या क्या फोकस होगा? तो फोकस रहेगा सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सस्टेनेबल का मतलब होता है लंबे समय तक टिका रहने वाला, यानी कि जो चीजें हम लोगों ने यूज कर ली वो चीजें आगे आने वाले लोग भी यूज कर ले। और इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हर सोसाइटी के हर एक इंसान को साथ में लेकर चलना, यानी कि ऐसा नहीं कि बस आप आगे भागे जा रहे हैं अपने आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी मिशन में सारी चीजें इंक्लूड करने की बात की जा रही है। स्मार्ट हेल्थ, मोबिलिटी, रिटेल, ओपन डेटा, इंटरनेट, एग्रीकल्चर, होम, एजुकेशन, ग्रिड, स्मार्ट गवर्नमेंट, तो सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, तब जाकर स्मार्ट सिटी बनेगी। तो पैन सिटी इनिशिएटिव होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं मेरे पैरों में जूता फिट आता है किसी और नंबर का, आप लोगों के पैरों में फिट आता है किसी और नंबर का, तो ऐसा नहीं है कि दोनों के पैर में एक ही जूता फिट करना है। नहीं भाई, जहां पर जैसी जैसी रिक्वायरमेंट हो वहां पर वैसी वैसी चीजें फिट कर देना। तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? तू ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो ये केसेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो डेवलपमेंट है एरिया स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। जैसे कि यहां पर अगर बात करें, टेक्नोलॉजी नई होनी चाहिए, रीडेवलपमेंट होना चाहिए और ग्रीन फील्ड भी डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि टेक्नोलॉजी का एडिशन करते हुए नया डेवलपमेंट करो, जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर नई चीजें बनाओ, जहां पर ऑलरेडी बनी हुई है उनको भी इंप्रूव करो। ऐसा थोड़ी ना यार जो बना दिया उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं करना है। तो स्मार्ट सिटी मिशन को इस तरीके से लेकर चलना है कि सारी चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई नजर आए। तो ये बातें यहां पर बोलेगी। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लाया गया था और बोला गया था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। तो लगभग 5000 के करीब या 5000 से भी ज्यादा बोल सकते हैं प्रोजेक्ट लगाए गए और बोला गया था यहां पर कि काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यहां पर। तो कितना है यहां पर, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो समझ लो किस लिए गिन के दिखाया, इसलिए गिन के दिखाया क्योंकि ये ह्यूज नंबर है। 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी, पर लेकिन रियलिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत जगह डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जिस तरीके से सोचा गया था वैसे बात नहीं चली। इनके कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क आप लोगों को नजर आ जाएगा। अगर बात करें अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवनेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन अमृत के बारे में बात की गई थी। प्रधानमंत्री आवास जो योजना के बारे में बात की गई थी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बारे में बात की गई थी कि स्मार्ट सिटी को एक ही जगह से बैठकर कंट्रोल कर देंगे। इसी के साथ में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई। इंडियन स्मार्ट सिटी फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में बात की गई और टुलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात की गई। यानी कि स्मार्ट जो है वो चहुमुखी स्मार्ट होनी चाहिए। तो ये कई सारे इनिशिएटिव भी यहां पर स्टार्ट किए गए थे जो कि आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर जो कि आप लोगों को याद रखना है, यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही कि यहां पर इंस्टीट्यूट जो है वो मिलकर काम करेंगे, तो यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बेसिक कुछ बातें पता होनी चाहिए। ये जो इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में, ये रिसर्च ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का काम करते हैं। देखिए डेटा एनालिटिक्स का नाम आप लोगों ने सुना है, डेटा को एनालाइज करना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उसको लेकर चलने की बात की जा रही है। तो न्यू दिल्ली आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोकेटेड न्यू दिल्ली के अंदर में 1976 में इसको बेसिकली बनाया गया था और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आता है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो यहां पर काम करती नजर आती है। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। देखिए जहां भी कोई कंफ्यूजन होता है ना, उसको तुरंत उसको दूर किया करो और आगे बढ़ा करो। अगर कंफ्यूजन लेकर घूमते रहोगे तो कभी भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो क्या था सार, क्या क्या फंडा था, कहां से आया, क्या मुद्दा था, स्मार्ट सिटी मिशन क्या था, क्या क्या चीजें कंपोनेंट रहते हैं, फोकस क्या रहता है और क्या क्या मिशन है, और यहां पर एक इंस्टीट्यूशन के नाम के बारे में भी हम लोगों ने बातें कर ली। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में एक अच्छी खासी क्लैरिटी आई होगी। एक और न्यूज है यहाँ पर, ये छोटी सी न्यूज है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर जजमेंट और केसेस जो होते हैं पेपर सेकंड के अंदर या फिर एजुकेशन या फिर रिजर्वेशन के अंदर भी आप लोगों से यहाँ पर टॉपिक बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा गया था, यार जो अभी बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं नीट में, तो उनको आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर काउंट होना है किसी को, तो उसके लिए 8 लाख की आप लोगों ने लिमिट रख दी। तो क्या 8 लाख की लिमिट यहां पर सही है? तो उसके बारे में बातें की गई थी। तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हाँ बिल्कुल भाई साहब, देख दाख कर चेक कर 8 लाख की लिमिट रखी है और यही लिमिट बिल्कुल सही है। तो फिर केस पहुंचा कोर्ट के अंदर में और एट द एंड ऑफ द डे अंत में कोर्ट ने भी मान लिया ठीक है भाई साहब, ये रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो सही है। तो 10% रिजर्वेशन नीट मेडिकल अंडर जो कोटा ऑल इंडिया कोटा है उसमें अब 10% रिजर्वेशन जो है वो बेसिकली यहां पर मिलेगा किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा था यहां पर, याद रखिएगा 10% जो रिजर्वेशन ऐड किया गया यहां पर, तो 103वां संविधान में संशोधन किया गया था 2019 में, और यहां पर ये 15वें और 16वें आर्टिकल में संशोधन किया गया, जब जाकर यहां पर ये रिजर्वेशन जो है वो इंप्लीमेंट किया गया। वरना नॉर्मली जो है रिजर्वेशन अलाउ नहीं है इकोनॉमी के बेस पर हमारे संविधान में। अगर आप लोग बात करेंगे तो यहां पर एजुकेशन और सोशल, जो अगर कोई पिछड़ा हुआ सोसाइटी में पिछड़ा हुआ इंसान है, एजुकेशन में अच्छा नहीं है, तो उसके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, पर इकोनॉमी में पिछड़े हुए इंसान को आप लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कराओगे। तो आर्टिकल यहां पर ये इंपॉर्टेंट था, कवर किया गया था हिंदू के अंदर भी। तो इसके बारे में आप लोगों को एक मोटा आइडिया होना चाहिए। मोटा सा नहीं मतलब छोटा सा आइडिया मुझसे मोटा सा लिख रहा है, ठीक है, मोटा सा छोटा सा कुछ कैसे मतलब एक आइडिया होना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में, ठीक है। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन होता है ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है अगर बात करें सोसाइटी के अंदर में, खासकर अगर इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो और अच्छा काम कर सकता है, ये माना गया गवर्नमेंट के द्वारा। पर लेकिन जो 8 लाख की लिमिट रखी गई उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया गया
कि दुनिया भर के लोग इस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर आ जाएंगे। नॉर्मली हमारी कंट्री में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और यहाँ पर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को दिया ही जाता है, और वो जो रिजर्वेशन था वो लगभग 50% रिजर्वेशन बैठ रहा था। अभी प्लस एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन और कर दिया तो लगभग 60% रिजर्वेशन देश के अंदर हो गया है। तो उसी के चलते बात की गई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बेस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अब रिजर्वेशन दे पाएगी। तो कई सारी ऐसी बातें निकल कर आई कि कैसे इसको लेकर चलोगे भाई, कैसे कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया है कि यहां पर ये जो है इस इंसान को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इनके द्वारा कई सारे क्राइटेरिया बताए गए। पहला क्राइटेरिया यहां पर पहले तो बात करें, यहां पर जो इसके हिसाब से काम चला तो आइडेंटिफाई किया गया कि बेनिफिशियरी की जो फैमिली है, ठीक है, वो यहां पर 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड से ज्यादा उनके पास में नहीं होना चाहिए। दूसरा, रेजिडेंशियल फ्लैट जो है वो 1000 स्क्वायर फीट का या फिर उससे ऊपर का उनके पास में नहीं होना चाहिए, और रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो 100 या फिर 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा उनके पास में नहीं होना चाहिए। यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्राइटेरिया तैयार किया गया कि भाई साहब देना किसको है ये तो चेक कर लो एक बार। तो तब जाकर यहां पर इनकी 8 लाख की जो लिमिट है वो यहां पर इनके द्वारा तैयार की गई है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में यहां पर अगर बात करें तो 8 लाख की लिमिट के ऊपर यहां पर मुद्दा था कि कैसे आप लोग इसको लेकर चल रहे हो, कि ये लिमिट कैसे डिफाइन आप लोगों ने कर दी। और याद रखिएगा ये जो 8 लाख की इनकम का क्राइटेरिया यहां पर डाला गया, ये पूरे परिवार के लिए, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है। कभी आप लोग सोचने लोगे एक इंसान के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो यहां पर बात की गई तो कई सारी बातें और भी देखने को मिली कि आज की डेट में यहां पर बात करें 8 लाख के बारे में कि एक राज्य ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा है 8 लाख बिहार के अंदर में, एक राज्य ऐसा है जो 8 लाख कुछ भी नहीं है गोवा के अंदर में। तो उसको कैसे आप लोग लेकर यहां पर चल रहे हो। एक मुद्दा जो काफी इंपोर्टेंट यहां पर बना, जिसके बारे में कई बार बात भी की गई यहां पर, यार आज की डेट में 8 लाख का क्राइटेरिया तो आप लोगों ने क्रीमी लेयर के लिए भी रख रखा है, क्रीमी लेयर भी तो 8 लाख का क्राइटेरिया फॉलो करती है। तो फिर यहां पर 8 लाख के क्राइटेरिया में आप लोग किसी इंसान के पास में तो उसको रिजर्वेशन से बाहर निकाल देते हैं, और यहां पर आप लोगों ने 8 लाख का क्राइटेरिया इसके लिए कैसे रखा और दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उसके बारे में बात की गई। तो अगर बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि जिसमें उसको रिजर्वेशन मिलता है उससे पहले साल के अंदर में जो भी यहां पर उसकी इनकम रहेगी उसको काउंट यहां पर किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से एप्लीकेशन जो होगा उसके बेस पर होगा। अगर ओबीसी के बारे में बात करें तो यहां पर ये लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर की चीजें देखेंगे। सेकेंडली यहां पर ओबीसी के अंदर अगर बात करेंगे क्रीमी लेयर की, जब हम लोग बात करते हैं इनकम के बारे में, तो इनकम की जो सैलरीज है ये एग्रीकल्चर जो है, ट्रेडिशनल जो आर्टिसन जो भी प्रोफेशन है वो एक्सक्लूडेड यहां पर कर दिया जाता है। यानी कि अगर बात करें जो क्रीमी लेयर में तो इनकम होगी फ्रॉम द सैलरीज एग्रीकल्चर, इससे जो एक्सक्लूड है फ्रॉम द कंसीडरेशन ऑफ 8 लाख क्राइटेरिया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फार्मिंग। यानी कि एक तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब कि जो भी उसके पास में जमीन जायदाद सब कुछ है उसको काउंट किया रहा है, पर लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर सारी चीजें काउंट की जा रही है, ठीक है। तो क्रीमी लेयर में यहां पर अलग पैटर्न में आप लोगों को लेकर चीजें चलनी पड़ रही हैं, और यहां पर अलग चीजों का कट ऑफ यहां पर रखा गया है। ऐसा नहीं कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों में टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग है। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर बना जब बात की जा रही थी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को यहां पर इसके बारे में बता दिया। तो क्या क्या आर्टिकल आज हम लोगों ने डिस्कस किए, सबसे पहला मैंने आप लोगों से काफी डिटेल में ओरेंग नेशनल पार्क आसाम गवर्नमेंट के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया उसके बारे में बात की, जो कि डिटेल में डिस्कस किया कहां कहां पर क्या क्या कौन कौन से आप लोगों को यहां पर आसाम के अंदर नेशनल पार्क भी देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा नीट के बारे में आप लोगों से बात कर ली, यहां पर डिटेल में आप लोगों को समझा दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला फंडा क्या क्या चल रहा है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जगन्नाथपुरी वाला जो केस था वो काफी डिटेल में हम लोगों ने समझा, सारे कंफ्यूजन अब आप लोगों के दूर हो जाने चाहिए, डिटेल में मैंने सारी बातें बता दी। सार क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई, तो इसके बारे में भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली रिसर्च निकल कर आई कैसे आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं जो भी आज के डेट में जो बायो एनर्जी क्रिएट करने के लिए चीजों को, तो ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को तो बताइएगा, पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। फीडबैक देकर जरूर जाना कि लेक्चर कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो उसके बारे में आप लोग बताना, और अगर सही नहीं लगा तो भी बताना। 10 में से कितने मार्क्स आप लोग इसको दोगे वो भी बताना। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।